सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वायत्ता आंदोलन, और जो कि ये जो यूनिट है काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और एक और या दो वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। और इस यूनिट के और आने वाले जितने भी यूनिट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि सरल शब्दों में आपको आसानी से समझने को मिल जाए। ये बुक से सब कुछ रिलेटेड है, बस थोड़े जो वर्डिंग है, जो कहने का तरीका है, उनको थोड़ा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करिए ताकि आप अच्छे तरीके से नोट्स आपके बन सके और एग्ज़ाम में आप टेंशन फ्री होके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्ज़ाम लिख सकें और पास हो सकें। ठीक है, और कोई बंदा कोई बात करना चाहता हो, ठीक है, तो वो कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम पे जुड़ सकता है। चलिए और आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ही आपको पता है यूनिट का टॉपिक जो है स्वायत्ता आंदोलन, तो इसका सीधा सा मतलब होता है, सीधा सा इस आंदोलन का मूवमेंट होता है कि या उद्देश्य होता है कि इस आंदोलन के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या शामिल होते हैं वो खुद से रिलेटेड या अपने लिए डिसीजन ले सकें, उनको इतना सक्षम बनाना कि खुद से संबंधित वो निर्णय ले सकें। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। चलिए इसको पढ़ के भी हम समझ लेते हैं। स्वायत्ता आंदोलन एक आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति या समुदाय या एक क्षेत्र के आत्मनिर्भरता और स्वायत्ता को प्रमुखता देना होता है। ठीक है, यानी कि चाहे वो एक व्यक्ति हो, समुदाय हो या किसी क्षेत्र के बहुत सारे लोग हों, उनको खुद से संबंधित फ्रीडम देना ताकि वो निर्णय ले सकें। इस आंदोलन का मतलब होता है कि लोगों को अपनी जीवन में नियंत्रण और स्वतंत्रता की अधिकता प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि अपने जीवन से संबंधित उनके पास अधिकार होना चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने, विकास करने और नए अवसरों की खोज करने की क्षमता भी उनको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये इस मूवमेंट का सीधा सा सरल मतलब होता है। तो एक और बार हम डेफिनेशन उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक समर्पित यानी एक समर्पित स्वायत्ता आंदोलन एक अच्छे समर्पित आंदोलन में समुदाय के सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर इस प्रोटेस्ट को सफल बनाना है, चाहे ज़रूरी नहीं होता सिर्फ यही प्रोटेस्ट है, कितने भी आंदोलन हैं, अगर उनको सफल बनाना है, जैसे किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा ही होगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर किसी भी चीज़ को सक्सेस करना होता है तो लोगों का आपस में जुड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। चाहे वो स्वायत्ता आंदोलन हो, चाहे कोई भी दूसरा आंदोलन हो, लोगों का जुड़ना बहुत ही इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, इस आंदोलन में समर्पित लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से काम करना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से काम भी होगा और सक्सेस रेट भी बढ़ेगा। जहां वे नीतियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं और आपसी सहयोग बढ़ाते हैं और संघर्ष करते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर स्वायत्ता के लिए प्राकृतिक रूप से स्थापित वातावरण मिल सके। ऑब्वियसली बात है, सारे लोग मिलेंगे, जो भी पॉलिसी बनाई गई होगी उसके प्रति जागरूक होंगे और जो अच्छी बातें होगी उसका समर्थन करेंगे, जो नेगेटिव होगी उसका स्थानीय स्तर पर मिलजुल के क्या करा जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा ताकि इसमें कुछ बदलाव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, अब स्वायत्ता आंदोलन की कुछ विशेषताएं, चलिए उसको देखते हैं। पहला तो पॉइंट हमारा यही है, स्वायत्ता की प्राथमिकता यानी फ्रीडम, खुद से रिलेटेड संबंधित निर्णयों की आज़ादी देना। ठीक है, दूसरा है नागरिक सक्रियता। ऑब्वियसली बात है, जितने लोग इसमें जुड़ेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो उसमें जागरूक भी हों, यानी कि स्वायत्ता आंदोलन में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल होने की प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है, मूवमेंट जो है, उन्हीं के लिए तो है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लोगों की सक्रियता बढ़ेगी ही। इन आंदोलनों में समाज सेवी संगठन, नागरिक समूह, अन्य स्थानीय स्तर की संस्थाएं संगठित होती हैं और लोग साझा उद्देश्यों के लिए मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि सारे लोग जिनका जो भी उद्देश्य होता है, सारे मिलके अपने अपने ऑब्जेक्टिव को या सब मिलके अपना एक ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं। ठीक है, अब आता है स्वतंत्र निर्णय, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्वायत्ता आंदोलन का महत्वपूर्ण पहलू है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना,
इन आंदोलनों के अंतर्गत लोगों को अपने समस्याओं और मुद्दों के लिए स्वतंत्रता से समाधान ढूंढने की प्रेरणा मिलती है, ना कि ऐसा कि किसी ने इन्हीं की प्रॉब्लम में अपने घर बैठ के जिस ऐसे व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं दे सकता जिसने कभी प्रॉब्लम फेस ही ना करी हो। इस मोमेंट के अंदर वही लोग डिसीजन देते हैं जिन्होंने खुद प्रॉब्लम देखी हो, फील करी हो और उसको रिजॉल्व हो सके। ज़्यादा यहाँ पे वर्क होता है और ये रियलिटी है। चलो आगे देखते हैं। संघर्ष और प्रगति। स्वायत्ता आंदोलन अक्सर संघर्षपूर्ण होते हैं और विभिन्न संगठनों और सरकारों के साथ संघर्ष करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। ये आंदोलन विकास, प्रगति, समाज बदलाव और प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका सीधा साधा एग्जांपल आप किसान आंदोलन देख सकते हो, रेसिडेंट मूवमेंट देख सकते हो। इनका ये अपने लिए तो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट के साथ इनका क्या होता है, तानातनी होती ही है। ठीक है, अब आता है सामाजिक एकता और संगठना। स्वायत्ता आंदोलन एकता और संगठना को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी यूनिटी को बढ़ावा देता है। ये आंदोलन लोगों के बीच आपसी सहयोग और सामाजिक बंधुत्व को बढ़ावा देता है। बंधुत्व का यहाँ पर मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है भाईचारा, ताकि एक साथ काम कर सके वे अपने लक्ष्यों को क्या कर सके, प्राप्त करें। तो आप समझ सकते हो स्वायत्ता आंदोलन के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो सेल्फ रिलेटेड है, स्वयं से संबंधित है। खुद की इम्पोर्टेंस देना, जागरूकता बनाए रखना, खुद से संबंधित निर्णय लेना। ठीक है, कोई चीज़ गलत है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना मिलजुल के और एक सकारात्मक निर्णय ले लेना। ठीक है, तो स्वायत्ता आंदोलन की विशेषता का मुख्य लक्ष्य लोगों को सशक्त और स्वतंत्र रूप से भरपूर जीवन जीने में सहायता प्रदान करना होता है। इन आंदोलनों के माध्यम से समुदायों और संगठनों को उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने, संघर्ष करने और प्रगति करने की क्षमता क्या है, मिलती है। ठीक है, ओके। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मेघालय का है। चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं आसानी से। मेघालय के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, और आप सब ज़रूर अपने क्या कहते हैं बुक से ज़रूर इस टॉपिक को रीड करना, काफ़ी एग्ज़ाम में आता भी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेघालय को राज्य के अंदर 1971 से लेकर 72 में शामिल किया गया था, जब उसे अलग स्थानीय शासन प्रणाली के तहत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ये एक प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय था, यानी कि जब इसको अलग किया गया, ये वैसे मेघालय जो असम समझ सकते हो, अभी आगे आएगा समझ लेंगे धीरे धीरे। ये जो डिसीजन था ये एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक निर्णय था जब मेघालय को राज्य के अंदर राज्य में शामिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था मेघालय की स्थानीय जनता को अपनी स्वायत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार प्रदान करना। मेन इम्पोर्टेंट यही था कि जनता को अपनी स्वायत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, इससे पहले मेघालय असम राज्य का क्या था, हिस्सा था, लेकिन मेघालय में लगभग 90% लोग आदिवासी जनसंख्या रहती थी जो अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था के मामले में अलग थे। मेघालय की जनता ने अपने खास पहचान के रूप में एक स्वतंत्र राज्य की क्या करी, मांग करी कि भाई हमें तो अलग दे दो, और स्थानीय स्वायत्ता को स्थापित करने के लिए आंदोलन क्या करा, चलाया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था। और 1970 में असम विभाजन अधिनियम, ठीक है, 1970 में ये एक्ट आया था, असम विभाजन, मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली। वह भारतीय संघ का एक अधिकृत राज्य क्या हो गया, बन गया, एक न्यू स्टेट बन गया। ठीक है, मेघालय को राज्य के अंदर राज्य में जाने का निर्णय लोगों के द्वारा मांगा गया था। ठीक है ना भाई, ये पब्लिक के द्वारा मांगा गया था। ठीक है, और इसमें मेघालय की स्थानीय जनता को अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं के अनुरूप विकास का मौका मिला कि भाई अपने अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से प्रशासनिक, भौगोलिक जैसा आप चाहो उसका स्ट्रक्चर बनाओ और चलाओ उसको।
ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट के दायरे में ही हैं, ठीक है ना। मेघालय को राज्य के अंदर एक अलग राज्य 1971-72 में शामिल करने के पीछे कई मुख्य बिंदु हैं। ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो बताए गए, मैंने लिखे हैं। यह निर्णय एक प्रशासनिक, सांस्कृतिक और स्वायत्ता संबंधी चर्चाओं का परिणाम है। यहाँ कुछ विस्तार में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। पहला, स्थानीय, भौगोलिक और आदिवासी जनसंख्या। मेघालय का मुख्य आबादी समूह आदिवासी जनसंख्या है, ठीक है, आदिवासी आप समझ सकते हो, जो अपनी विशेषताओं, सांस्कृतिक, भाषा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में अलग राज्य की क्या करी, मांग करी। भाई हम तो स्पेशल कैटेगरी हैं, तो हमें तो अपना अलग दो ताकि हम अपने कल्चर को सेव कर सकें, ठीक है। दूसरा है प्रशासनिक एकता का चिंतन। मेघालय का असम से अलग करके राज्य के रूप में स्थापित होने से पहले ये असम का एक हिस्सा था, आप सबको पता है। लेकिन भौगोलिक, जनसंख्या और सांस्कृतिक अंतर के कारण मेघालय की जनता ने अपनी अलग पहचान क्या करी, मांग करी। यानी मेघालय और असम अलग अलग हो रहे थे, तो मांग कर लिए कि भाई लोग रहते हैं एक साथ है, लेकिन कल्चर अलग अलग है, लिए उन्होंने अलग रहने की मांग करी। उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक एकता की चिंता की ताकि वे अपने स्वयं सेवकों, यानी कि जो खुद से उनके जो स्वयं सेवक समझते हो ना, कि जो स्थानीय ही लोग होते हैं जो मदद कर रहे होते हैं, तो अपने ही स्वयं सेवकों के माध्यम से स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष कर सकें और अपनी विकास योजना को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर सकें। यानी कि हाँ, कहने का मतलब ये है, मेघालय के जितने भी लोग हैं जो भी प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे हैं, तो उनका जो रिजॉल्व करने के लिए जो लीडर आएगा या जो सिस्टम बनेगा, वो उन्हीं के लोगों से ही निकल के बना हो। मेन ये है। प्रशासनिक सुविधाओं की वृद्धि। मेघालय की स्थानीय जनसंख्या के साथ उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं के विकास में भी असम के अलग होने का योगदान था। ये सारी, क्यों एक कोई भी नया स्टेट बनने के लिए कोई एक रीज़न तो हो नहीं सकता, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से ये भी हैं। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मेघालय को अपने विकास की योजनाओं को अधिक सुसंगत ढंग से प्रबंधित करने की सहायता मिली। पहले नहीं थे फ्रीडम, तो इन्होंने यहाँ पे इनको फ्रीडम मिल गई, ठीक है। और विशेषतः आदिवासी जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठा सकी, ठीक है। यानी कि जो भी मेन प्रॉब्लम थी उन्हीं के प्रशासन के द्वारा, उन्हीं के लोगों के, कहने का मतलब ये है, इनका मानना था कि हमारी प्रॉब्लम को वही रिसॉल्व कर सकता है जो हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति हो, सीधी बात, ठीक है। अब है सांस्कृतिक और भाषाई अंतरों का महत्व। ये तो रोल हमेशा करता ही है। मेघालय की जनसंख्या मेघालय और अन्य आदिवासी समुदाय से मिलकर मिश्रित है, तो जो अपनी विशेषताओं, भाषाओं और संस्कृति को महत्व देते हैं। असम के साथ ही भाषाएं और संस्कृति के अंतर के कारण मेघालय की जनता को अपनी भाषाओं और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार चाहिए था। कि भाई ऑब्वियसली बात है, हर कोई चाहेगा कि उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज जो है संरक्षित हो, और संरक्षित के लिए इन्होंने न्यू स्टेट की मांग करी। तो ये भी एक रीज़न है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति या अपनी जो एजुकेशन स्टडी है उसको भी क्या कर सके, संरक्षित कर सके, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए। अगर कोई दिक्कत हो, किसी को कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो या वर्डिंग समझ ना आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। राष्ट्रीय नेतृत्व की मांग। मेघालय को राज्य के रूप में स्वीकृत करने का एक महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीय नेतृत्व की मांग थी। जनसंख्या ने राज्य के अलग होने की मांग की, जो उन्हें अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की अधिक सुविधा देता है। इससे उन्हें अपनी स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने और अपनी विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। ऑब्वियसली बात है, जब अपने पास पावर आएगी तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो कर सकते हैं, हम उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो यही सारी मुद्दे थे जिसकी वजह से मेघालय बन गया, समझ रहे हो, अलग करके बनाया गया। तो इन मुख्य बिंदु के कारण मेघालय को राज्य के अंदर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता है, जिससे उसे अपनी स्वायत्ता, प्रशासनिक नियंत्रण और स्थानीय विकास के लिए अधिकार मिला, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेन मेघालय कैसे बना, इसका सारा रीज़न आपको समझ आ गया होगा। तो सारी चीज़ें आप नोट कर लिया करें, ठीक है।
तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पॉज कर करके सारा नोट्स जो बनाना हो वो बना लीजिए।